Hello everyone, once again welcome to my channel and also welcome to this series on CPU scheduling algorithm. So today I'm gonna tell you priority based scheduling. I'll tell you preemptive and non-preemptive version of that. So let's get started. So here is the question, and here we have to find turnaround time and waiting time using priority scheduling. Alright, so यहाँ हमारे पास कुछ प्रोसेसेस हैं, अराइवल टाइम, सीपीयू बर्स्ट एंड ऑब्वियसली प्रायोरिटीज आर गिवन हियर. तो प्रायोरिटी बेस्ड एल्गोरिथम होता क्या है कि दिस इज बेस्ड ऑन प्रायोरिटी फर्स्ट ऑफ ऑल, एज द नेम सजेस्ट. And so the scheduler selects the task as per the priority only. जो scheduler है वो टास्क सेलेक्ट करता है इन प्रायोरिटीज के बेसिस पर. ठीक है. अब प्रायोरिटी स्केड्यूलिंग भी हमारे पास टू टाइप्स की होती हैं. फर्स्ट इज प्रीएम्प्टिव एंड सेकंड वन इज नॉन प्रीएम्प्टिव. मैं आपको दोनों ही करके दिखाऊंगी और इस वीडियो में हम आज करेंगे इसका नॉन प्रीएम्प्टिव टाइप एंड नेक्स्ट वीडियो में हम प्रीएम्प्टिव करेंगे. तो सबसे पहले हम इसका गैंट चार्ट फॉर्म करेंगे और अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं जो FCFS, SGF, SRT एंड राउंड रॉबिन पर है तो वो भी प्लीज़ आप जाकर देख लीजिएगा. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी उन सभी वीडियोज़ की. तो इसे स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले मैं गैंट चार्ट के लिए बॉक्स ड्रॉ कर रही हूँ, देन गैंट चार्ट कैसे फॉर्म होगा वो बताएंगे. तो यहाँ गैंट चार्ट के लिए मैंने बॉक्स ड्रॉ कर लिया और हम इसे करने वाले नॉन प्रीएम्प्टिव टाइप से. नॉन प्रीएम्प्टिव मैंने प्रीवियस वीडियोस में भी सबने बताया. नॉन प्रीएम्प्टिव में क्या होता है, ये जो एक बार जिस प्रोसेस को एक बार CPU असाइन हो जाता है या मिल जाता है तो वो अपना कंप्लीशन करने के बाद ये जब उसका एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाता है तभी वो उससे बाहर निकलता है. ठीक है. जबकि प्रीएम्प्टिव में क्या होता है, वो उसमें कुछ और क्राइटेरिया है, उसमें वो CPU पहले भी छोड़ सकता है प्रोसेस बिना कंप्लीट हुए, देन वो वेटिंग में चला जाता है. लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है हमारे पास नॉन प्रीएम्प्टिव में, मैंने इसलिए बॉक्स फिक्स भी कर लिए हैं, 5 बॉक्सेस फिक्स किए. क्यों? क्योंकि हमारे पास 5 प्रोसेसेस हैं. अगर ये प्रीएम्प्टिव होता तो मुझे फिक्स नहीं पता होता कितने बॉक्सेस या ये कितने स्लॉट्स बनने वाले हैं. राइट. तो अब हम स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले क्या करना है, हमें प्रायोरिटीज़ देख रहे हैं. फर्स्ट प्रायोरिटी किसकी है हमारे पास, इसकी है P3 की, लेकिन ये इसका अराइवल टाइम है 4, तो हम इसे पहले नहीं रख सकते. सबसे पहले कन्फ्यूजन इसी में होती है. हम क्या करते हैं, प्रायोरिटीज़ यहाँ देखते हैं एंड देन इन्हें CPU एलोकेट कर देते हैं, जो कि गलत है. सबसे पहले हमें क्या करना है, वी हैव टू सी द अराइवल टाइम, वी हैव टू चेक द अराइवल टाइम फर्स्ट. तो यहाँ 0 पर आया है P1 प्रोसेस. P1 प्रोसेस 0 पर आया. दिस इज नॉन प्रीएम्प्टिव, तो इसका CPU बर्स्ट कितना है, 10 है, तो वो 10 तक ही चलेगा, कंप्लीट हो जाएगा. ठीक है. तो P1 प्रोसेस कंप्लीट हुआ. जस्ट बिकॉज ये 0 पर आया था तो ये 0 पर आ चुका है यहाँ पर. इसके अलावा जब यहाँ 1 टाइम हुआ होगा तो P3 आ चुका होगा. 1 पर 1 पर P2 आ चुका होगा. देन जैसे 4 हुआ होगा टाइम तो P3 एंड P4 भी आ चुके होंगे, क्यू में लग गए होंगे आकर. एंड P5 भी 5 पर आ चुका होगा. सभी आ चुके हैं, यानी सब में अब हमें चेक करना है वो सब जो आ चुके हैं ये सब लाइन में है, इन्हें इनमें से किसे CPU मिलना चाहिए. तो हम पढ़ रहे प्रायोरिटी बेस्ड स्केड्यूलिंग. अब हम चेक करेंगे प्रायोरिटीज़ के हिसाब से. सबसे पहले कौन है हमारे पास, P3 की प्रायोरिटी यहाँ पे क्योंकि 1 है तो यहाँ पर नेक्स्ट आएगा हमारे पास P3. दिस इज नॉन प्रीएम्प्टिव तो कंप्लीट हो जाएगा. P3 1 प्रायोरिटी 1 थी, हमने P3 लिखा. इसका कंप्लीशन कितनी देर में हो जाएगा, 4 मिलीसेकंड से ले रहा है. सो 10 + 4 यहाँ 14 तक ही चलेगा. राइट. सो P3 इज डन, P1 वॉज डन. ठीक है. और ये भी हो चुका है. नेक्स्ट हमारे पास प्रायोरिटी है P4 के लिए, इसकी प्रायोरिटी 2 है. सो P4 आ जाएगा. यहाँ हम लिख देंगे नेक्स्ट में P4 एंड इसके लिए कितना टाइम चाहिए इस एग्जीक्यूट होने के लिए, CPU बर्स्ट है इसका 2, तो 2 मिलीसेकंड के लिए CPU में रहेगा. 14 + 2 है 16 तक ये CPU में रहेगा, 14 से 16 तक. एंड नेक्स्ट वी हैव P2 एंड P5. अब यहाँ पर हमारे पास P2 भी आ रहा है और P5 दोनों की प्रायोरिटी सेम है. ठीक है. तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो अब ये वर्क करेगा फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पर. मतलब इसकी और इसकी सेम प्रायोरिटी है लेकिन ये आया था 1 मिलीसेकंड पर और ये आया था 5 मिलीसेकंड पर. तो जिसकी प्रायोरिटी कम, जिसका अराइवल टाइम कम है, यानी जो पहले आया है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के लिए देखेंगे, जो पहले आया उसे ही CPU पहले मिल जाएगा. तो P2 प्रोसेस आएगा यहाँ पर. P2 का CPU बर्स्ट है 6, तो 16 + 6 मतलब ये 22 तक रहेगा. ठीक है. दिस इज P2. एंड लास्ट हमारे पास बचा हुआ है P5 आ गया. इसका CPU बर्स्ट है 5, तो ये 27 तक यहाँ पर चलेगा.
ठीक है। अगर ये टर्म्स हैं यहाँ अराइवल टाइम, सीपीयू बर्स्ट, प्रोसेसेस, मतलब ये सब चीज़ें आपको नहीं समझ आ रही हैं तो सीपीयू स्केड्यूलिंग की जो फर्स्ट वीडियो से जाकर देख लीजिए, वहाँ सारी टर्म्स को मैंने एक्सप्लेन किया है कि टर्न अराउंड टाइम क्या होता है, वेटिंग टाइम क्या होता है, सीपीयू बर्स्ट क्या होता है, सभी टर्म्स को एक्सप्लेन किया है। वहाँ जाकर ज़रूर एक बार देख लीजिएगा, तभी आपको ये समझ आ पाएगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे सर गैंट चार्ट फॉर्म कर लिया। मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर रही हूँ हमने क्या किया है। हम यहाँ नॉन प्रीएम्प्टिव कर रहे थे। इट मीन्स कि जैसे एक बार सीपीयू मिल गया जिस प्रोसेस को, तो वो अपना कंप्लीशन के बाद ही बाहर आएगा, अनटिल अनलेस उसमें कोई इंटरप्शन नहीं आया हो। ठीक है, तो यहाँ नॉन प्रीएम्प्टिव था, तो ये रहा हमारा, बिल्कुल हमने सबसे पहले 0 पर आया है P1, हमने P1 दे दिया, उसका CPU बर्स्ट यानी 10 तक के लिए चलेगा, 10 तक चल गया। ठीक है, अब हम चेक करें, अब हमारे पास इस टाइम के बीच में 0 से 10 तक के बीच में ये सभी प्रोसेसेस आ चुके थे, 1 4 4 5 ये सब 10 से कम कम है। इट मीन्स यहाँ पर P2 P3 P4 एंड P5 यहाँ पर आकर लग चुके हैं। अब इनमें से किसी CPU देना है, वो हमें डिसाइड करना है। तो हम प्रायोरिटीज चेक करेंगे। सबसे पहले प्रायोरिटी है हमारे पास P3 की, सबसे कम प्रायोरिटी है, तो लोअर द प्रायोरिटी, जिसकी जितनी कम प्रायोरिटी लिखी होगी उसी को ज़्यादा चांस है, या फिर उसी को सबसे पहले सीपीयू मिल जाता है। ठीक है, तो इसकी सबसे कम प्रायोरिटी है, यानी कि इसकी एक्चुअल में सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी है। ठीक है, वैल्यू कम लिखी है यहाँ पर, लेकिन इसे सबसे पहले सीपीयू मिल जाएगा। तो P3 आया, P3 का सीपीयू बर्स्ट 4 था, अपना कंप्लीट किया इसने 4 तक, यानी 10 + 4 14 तक, एंड नेक्स्ट P4 को मिला, इस हिसाब से फिर P2 एंड P5 को मिला। सेम प्रायोरिटीज के लिए हमने क्या किया है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व लगाया है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, टर्न अराउंड टाइम एंड वेटिंग टाइम कैलकुलेट करना है। तो दिस इज वेरी इजी, फार्मूला बेस्ड है। हम लिख लेते हैं यहाँ पर, टर्न अराउंड टाइम इज इक्वल्स टू, क्या होता है, एग्जिट टाइम माइनस, यहाँ लिख देती हूँ पूरा, एग्जिट टाइम माइनस अराइवल टाइम, और एंट्री टाइम में लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम प्रोसेसेस लिख देती हूँ। P1 के लिए क्या होगा, P2 P3 P4 एंड P5, सभी प्रोसेसेस के लिए हम यहाँ पर टर्न अराउंड टाइम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो एग्जिट टाइम P1 के लिए एग्जिट टाइम कितना है, 10 है, P1 यहाँ पर आकर एग्जिट हुआ है, एंड अराइवल कब हुआ था इसका, 0 पर, 10 - 0, राइट। नेक्स्ट वी हैव P2 प्रोसेस। P2 प्रोसेस के लिए एग्जिट टाइम कितना है, 22, एंड P2 प्रोसेस की एंट्री कब हुई थी, अराइवल टाइम क्या है P2 प्रोसेस का, 1। यहाँ से नहीं देखना है, P2 प्रोसेस यहाँ पर जब 1 हुआ था, मैंने आपको बताया है कि वो यहाँ पर आ चुका था। P2 का अराइवल टाइम कितना है, 1 है, तो ये रहा। नेक्स्ट वी हैव P3। फॉर P3 वी हैव एग्जिट टाइम 14 माइनस, एंड P3 के लिए जो अराइवल टाइम है वो है 4, राइट। नेक्स्ट P4 प्रोसेस के लिए हमारे पास एग्जिट टाइम है 16, एंड एंट्री टाइम कितना है P4 प्रोसेस के लिए, 4 अगेन, एंड P5 के लिए 27, एंड एंट्री कब हुई थी P5 की, 5 पर हुई थी। ठीक है, तो ये हमने लिख लिया है, इसे हम सॉल्व कर लेते हैं, फटाफट से सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ जाएगा हमारे पास 10 21, अगेन 10, इधर 12, एंड यहाँ पर हमारे पास आ गया 22 मिली सेकेंड्स। ठीक है, अराइव, यह हो गया हमारा टर्न अराउंड टाइम। नेक्स्ट हम इसका कैलकुलेट करते हैं एवरेज कितना हुआ। तो एवरेज अगर हमें कैलकुलेट करना है, एवरेज टर्न अराउंड टाइम इज इक्वल्स टू, हम इनका सबका सम करेंगे, 10 + 21 + 10 + 12 + 22 होल अपॉन, कितने प्रोसेस हैं, टोटल प्रोसेस 5 है, इसे हम सॉल्व करेंगे, 75/5, that is 17 milliseconds. This is average turnaround time. And now we have to calculate waiting time. तो waiting time के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, waiting time is equals to turn around time minus CPU burst or burst time, whatever you call it. तो turn around time P1 process के waiting time, P2 P3 and P4 and last one is P5, ये हमने सब लिखते हैं फटाफट से। एंड इनका टर्न अराउंड टाइम क्या है, P1 का टर्न अराउंड टाइम 10 है, नेक्स्ट इज 21, एंड नेक्स्ट 10 12 एंड 22। अब हम इनका CPU बर्स्ट लिख देते हैं, यहाँ से देखकर हमारे पास जो टेबल थी, दीज आर CPU बर्स्ट फॉर ऑल दीज प्रोसेसेस। तो 10 6 4 2 एंड 5 माइनस लगाएंगे 10 6 4 2 एंड द लास्ट वन इज 5, इसे हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे and we will get the required answer. 10 - 10 is 0, 21 - 6 is 15, 10 - 4 is 6, 12 - 2 is 10, and 22 - 5 is 17, right? So ये हमने क्या किया, वेटिंग टाइम सबके कैलकुलेट कर लिए। गैंट चार्ट देखकर हम बता सकते हैं, यहाँ पर देखिए 0 पर P1 के लिए अराइवल टाइम 0 था,
और उसे 0 पर ही CPU मिल गया, तो उसे वेट करना पड़ा, नहीं करना पड़ा उसे वेट, तो यहाँ वेटिंग टाइम 0 आ गया। इस तरह से हम सबके वेटिंग टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट एवरेज वेटिंग टाइम। अगेन इट्स वेरी मच सिंपल, एवरेज वेटिंग टाइम is equals to 0 plus 15 plus 6 plus 10 plus 17 upon 5, right। तो इसे हम सॉल्व कर लेते हैं, एंड दिस इज 48 अपॉन 5, एंड हम सॉल्व करेंगे 5 9 1.6 मिली सेकेंड, ठीक है। तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। तो हमने यहाँ पर टर्न अराउंड टाइम भी कैलकुलेट कर लिया, वेटिंग टाइम भी कैलकुलेट